स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर और रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव सवाल को बनाएंगे। सब्जेक्टिव सवाल को बनाने से पहले रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से टर्म्स है जिसको जानना बेहद ज़रूरी है, तो हम पहले उनको पढ़ेंगे। फिर उनके ख़त्म होने के बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और हर एक सवाल को जो कि सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा हम लोग हल करके आगे बढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर देखेंगे तो रियल नंबर है, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं और ये क्लास 10th का है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से यानी टर्म्स आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला टर्म्स अगर देखें तो हम रियल नंबर में सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोग देखने वाले हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है, इनके बारे में जान लें। नेचुरल नंबर यानी हम लोग कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे गिना जा सके, ऐसी संख्या जिसे गिना जा सके। ठीक है, या फिर हम इसी का दूसरा अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, एक ही बात, संख्या कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बात आप समझ गए कि जितनी भी संख्या होती है जिसे हम गिन सकते हैं, यानी गिनती की संख्या जो होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहने वाले हैं कि वो हमारा प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या में इसको हम मिटाते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर हम एग्जाम्पल देखें कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्या हमेशा जो है एक से स्टार्ट होती है, यानी एक से शुरू होगा। तो गिनती की संख्या जो होगा हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये आता रहेगा। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए कि गिनती की संख्या यानी यानी प्राकृतिक संख्या, यानी इसी को हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, यानी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। गिनती की संख्या यानी ऋणात्मक नहीं होती है। तो गिनती की संख्या जो है, जो 1 से स्टार्ट होता है उसको हम गिनती की संख्या कहते हैं और गिनती की ही संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और हमारा प्राकृतिक संख्या जो होता है वो ऋणात्मक यानी माइनस वाला नहीं होता है, तो हम उसे प्राकृतिक संख्या के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लिए कि पहला जो टर्म्स है रियल नंबर का, जो पहला टर्म्स है उसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब अगला यानी हम संख्या को देखेंगे। अगला क्या है, तो अगला इसमें है दिया गया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यहाँ पे अगर हम पूर्ण संख्या के बारे में बात करें, होल नंबर के बारे में बात करें, तो होल नंबर होता क्या है, इनको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कहा जाता है कि गिनती की संख्या में शून्य बोले तो 0, यानी शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। इस बात को याद रखेंगे, आप नोट कर लेंगे। जितनी बातें हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे ही आप अपने नोटबुक में यानी नोट करके आप इसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि गिनती की संख्या जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, गिनती की संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को मिला दें, शून्य को शामिल कर दें, तब जो संख्या मुझे मिलेगी वो संख्या हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा।
अब देखिए इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो पूर्ण संख्या, देखिए गिनती की संख्या क्या था, 1 से स्टार्ट होता था और ये आपका आता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे जीरो को शामिल कर दिए, जैसे जीरो को शामिल कर दिए, शून्य को शामिल कर दिए, अब ये हमारा पूरी संख्या जो है, इसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। याद रखेंगे ये क्या होगा, हमारा पूर्ण संख्या होगा। ओके, अब इसमें भी इस बात को आप नोट कर लेंगे कि हमारा जो पूर्ण संख्या होता है, जो पूर्ण संख्या होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है। अब ऋणात्मक का मतलब क्या है कि माइनस में, जैसे -1, -2, -3, इस तरह का संख्या ये नहीं होगा। जब भी यानी पूर्ण संख्या की बात होगी तो हम लोग जीरो से यानी उसको शामिल करेंगे, यानी शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप अनंत तक ले सकते हैं। और प्राकृत संख्या के बारे में आपको बताए, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से शुरू होता है, तो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और जो 0 से स्टार्ट हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब देखिए जितनी भी, यहाँ पे आपको एक बात बता दें, जितनी भी, यहाँ पे आप नोट कर लें, यानी सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इस बात को आप याद कर लें, समझ लें। देखिए जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो आपका पूर्ण संख्या होती है। कैसे, तो इसको जान लीजिए। प्राकृत संख्या जो होता था वो मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन आता रहेगा, इनफिनिट तक, अनंत तक ले सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, पूर्ण संख्या में देखें, तो पूर्ण संख्या में जीरो भी है, जीरो के बाद 1, 2, 3, 4 आ रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये यहाँ से अगर हम बात कर ले, यहाँ से इस 1 से अगर हम बात कर ले, ये 1 से इधर जितनी भी संख्या है, क्या ये आपका प्राकृत संख्या नहीं है? क्योंकि 1 से जो शुरू होता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जितनी भी, यानी आप देख रहे हैं 1 के बाद जो स्टार्ट हो रहा है, 1 के बाद जो आ रहा है, जितनी भी संख्या, ये आपका प्राकृत संख्या है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या जो है वो आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, जितनी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो होता है और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का है आभास संख्या। देखते हैं आभास संख्या क्या होता है। आभास संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है। अब ये गुणनखंड क्या है समझते हैं। कहने का मतलब वैसी संख्या जिसमें केवल 2 ही नंबर से भाग लगे, पूर्णतः भाग लगे। और वो 2 नंबर क्या है? तो 1 और खुद, यानी किसी भी संख्या में 1 से या खुद से डिवाइड हो रहा है तो उसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो देखिए यहाँ पे हम उदाहरण में क्या क्या ले सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, 31, ठीक है, इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, देखिए ये जितनी भी संख्या है इसमें या तो 1 से भाग लगेगा या खुद से, यानी उसी नंबर से भाग लगेगा, अदरवाइज किसी नंबर से भाग नहीं लगेगा।
जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें, 1 से भाग लगेगा या 2 से लगेगा। इसके बारे में बात करें, 1 से लगेगा या 3 से ही लगेगा। इसके बारे में बात करें, 1 से लगेगा या फिर 5 से लगेगा। 7 में भी देखिए 1 से लगेगा या फिर 7 से लगेगा। 11 को देखिए 1 से लगेगा या फिर 11 से ही लगेगा। ठीक है, 1 से लगेगा या फिर 11 से लगेगा। 13 में देखिए इसमें भी 1 से या 13 से लगेगा। 17 में देखिए 1 से या फिर 17 से लगेगा। 19 को देखिए 1 से या फिर 19 से ही लगेगा। तो इस तरह से जितनी भी नंबर है उसमें 1 से या उसी नंबर से भाग लग रहा है। अगर किसी भी नंबर में 1 से या फिर उसी नंबर से भाग लगता है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, यानी आभाज्य संख्या कहते हैं। इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां से निकल के आती है कि इसको आप नोट करके लिख लेंगे। नोट कर लीजिए, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 कहेगा सबसे छोटी आभाज्य संख्या। सबसे छोटी आभाज्य संख्या। सबसे छोटी आभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या वो 2 है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है आपका? 2 है। तो आप याद रखेंगे सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। दूसरा देखिए इसी में नोट नंबर 2 में इसमें कहता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। समअभाज्य संख्या। समअभाज्य संख्या। सबसे छोटी हो, सम हो और अभाज्य संख्या हो। तो देखिए सबसे छोटी भी है और सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो वो आपका 2 है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या भी है और 2 सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या भी है। इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, 2 सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या है। अगर आपसे यह कह दे सबसे छोटी, यहाँ पे 3 नंबर में सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। इस बार विषम है और अभाज्य संख्या है। तो याद रखेंगे कि 2 आपका सम है, इसके बाद जो 3 आ रहा है, 3 क्या है आपका? यहाँ पे विषम है। और विषम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है वो आपका 3 होगा। यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अभाज्य संख्या 3 है। अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। ठीक है, इस बात का भी आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे। अब देखिए चौथे नंबर में कहा जाता है कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। याद रखेंगे 1 से लेकर 50 तक अगर हम अभाज्य संख्या ढूंढे तो वो कितनी होती है? 15 होती है। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछ दे, हम यहाँ पे लिखते हैं 5 नंबर में कि यहाँ पे कह दे कि 50 से 100 तक, 50 से यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 से 100 तक, यानी 10 अभाज्य संख्या होती है। कितना? 10 अभाज्य संख्या होती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, है ना? 10 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, एक आखिरी इसमें और है। अगर आपसे कह दे कि यहाँ पे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, चलिए हम इसको लिख देते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या कितनी है? 25 अभाज्य संख्या होती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी 2 है। और आपसे कह दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो 3 हो जाएगा। और आपसे कह दे आपसे कह दे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है तो 15। अगर आपसे कहे कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है तो वो हो जाएगा आपका 10। और अगर आपसे कह दे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है तो वो हो जाएगा आपका 15। तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड जितने भी सवाल थे हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो अब तक हम लोग प्राकृत संख्या देखें, पूर्ण संख्या देखें,
उसके बाद हम लोग आभास संख्या को देखें और आभास संख्या के अंतर्गत क्या क्या यानी आता है वो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे देखें तो आगे हम मेरे पास है भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो जैसे अभी हम ऊपर में देखें कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक फैक्टर होता हो, वैसी संख्या जिसका 3 या अधिक गुणनखंड होता है, भाज्य संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से यानी उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने की प्रयास करेंगे कि वो कौन सी संख्या होगा जिसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या का सिंपल सा डेफिनेशन है जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कौन भाज्य है कौन अभाज्य है ना, कौन नहीं है। अब देखिए अगर हम 1 के बारे में बात करें तो 1 में केवल 1 से ही भाग लगेगा और अदरवाइज किसी नंबर से इसमें भाग नहीं लगेगा। 2 में देखेंगे तो 1 से लगेगा और खुद यानी 2 से लगेगा। 3 के बारे में बात करें तो 1 से और 3 से भाग लगेगा। लेकिन हम जैसे 4 के बारे में बात करते हैं, 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा और इसमें 4 से भी भाग लगेगा। 5 के बारे में बात करें तो 5 में 1 से और 5 से भाग लगेगा। 6 के बारे में बात करें तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और खुद 6 से लगेगा। अब देखिए इसमें देखेंगे, 1 में देखेंगे तो 1 में केवल एक ही नंबर से भाग लग रहा है जो कि खुद है, ठीक है। अब एक ही नंबर से लग रहा है तो यहाँ से डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले जो पढ़ चुके हैं, जिसका 2 गुणनखंड होता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका 3 या 3 से अधिक होगा उसको भाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ से पता चल गया 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो हम 1 के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 1 के बारे में हम लिखेंगे 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो याद रखेंगे 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य संख्या है। अब अगर हम 2 के बारे में देखें तो 2 में 2 गुणनखंड है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, 3 में भी 2 गुणनखंड है, ये भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन जैसे हम 4 के बारे में बात करें या फिर हम 6 के बारे में बात करें, इसमें देखिए 2 या 2 से यानी 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है। देखिए इसमें 3 गुणनखंड है, इसमें 3 से अधिक गुणनखंड है। तो जिसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको हम सही करके आपको बता देते हैं एग्जाम्पल की भाज्य संख्या क्या होगा। तो भाज्य संख्या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, फिर आपको 15 हो जाएगा, इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। क्यों होगा 4, तो हम अभी जस्ट जाने कि जिसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होता है, जैसे 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। इसमें देखेंगे तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। 8 के बारे में बात करें, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा। 9 के बारे में बात करें तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और 9 से लगेगा। 10 के बारे में बात करें, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और खुद 10 से लगेगा। तो इस तरह की जितनी भी नंबर होगी सभी में देखेंगे 3 या 3 से अधिक यानी गुणनखंड मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नोट है, इस नोट को आप समझेंगे, इस बात को आप समझेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके
एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाते हैं, तो आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला नोट अगर हम देखें यहाँ पे, तो नोट नंबर एक क्या कहता है? एक कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। याद रखेंगे 4 होता है, ठीक है। सबसे छोटी अगर आपसे पूछ दे भाज्य संख्या क्या है तो 4 है, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर कह दे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो वो आपका 9 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम होना चाहिए, तो वो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। और सबसे छोटी सम बोल दे या सबसे छोटी बोल दे, तो वो आपका 4 ही होता है, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर हम लोग जब ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे, और हम बता भी चुके हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल इम्तिहान में कई बार आया है, इसीलिए इसको जानना बेहद जरूरी है। अब देखिए यहाँ तक अगर हम लोग समझ चुके हैं, तो अब आगे बढ़ेंगे और अगले यानी संख्या के बारे में हम लोग सीखने की प्रयास करेंगे। अगला संख्या देखिए क्या है? सआभाज्य संख्या। सआभाज्य संख्या किसको क्या कहें, किसे कहेंगे, इसको भी जान लीजिए। इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या है, चलिए जानते हैं। को प्राइम नंबर कहा जाता है जब दो लगातार संख्या का या संख्याओं का HCF यानी मोह और सो, महत्तम समाप्त वर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब दो लगातार संख्याओं का HCF 1 प्राप्त होता है तो उसे सआभाज्य संख्या कहते हैं। तो उस संख्याओं को क्या कहेंगे? सआभाज्य संख्या कहेंगे। कहते हैं, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। जब दो लगातार संख्याओं का HCF 1 मिलेगा, तब हम उन दोनों संख्याओं को सआभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि 2 है और 3 है। 2 और 3 का अगर हम HCF निकालें, तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 या 1 गुना 2 आप कह सकते हैं, 1 गुना 2, ठीक है। 3 को क्या कह सकते हैं? 3 को कह सकते हैं 1 गुना 3। HCF कितना निकलेगा? HCF कहते हैं जो दोनों में आए। वो कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है? वो केवल और केवल 1 आ रहा है। जब 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 और 3 का जो HCF निकला 1 निकला, इसलिए हम कह सकते हैं 2 और 3 क्या है? सआभाज्य संख्या है, ठीक है, सआभाज्य संख्या है। और हम एग्जाम्पल लेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 9 और 11 ले लेते हैं, या हम 12 नहीं 9 और हम यहाँ पे 17 ले लेते हैं, ठीक है। 9 और 17 ले लिए, लगातार भी ले सकते हैं। अगर लगातार नहीं है तो उनके बीच भी अगर HCF 1 आता है तो हमारा वो सआभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 9 और 17 है, 9 को आप क्या लिख सकते हो? तो हम 9 को लिख सकते हैं 1 गुना 3 यानी 3 तिया 9 हो जाएगा। अगर हम 17 के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं 1 गुना 17, और इसका जो HCF निकलेगा, HCF कितना निकला? 1 निकला। जब HCF आपका 1 निकलता है इन दोनों संख्याओं के बीच, तो इन दोनों संख्या को हम सआभाज्य संख्या कहेंगे। इन दोनों संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सआभाज्य संख्या कहेंगे। याद रखेंगे सआभाज्य संख्या का बहुत ही बड़ा यानी रोल होता है रियल नंबर में। जब हम लोग सिद्ध करने के लिए चलेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहां पे हम सआभाज्य संख्या का यानी इंपॉर्टेंट देखेंगे, यानी महत्व देखेंगे।
वहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला संख्या क्या है? अगला संख्या आपका सम संख्या। सम संख्या को कहते हैं हम लोग इवेन नंबर। इवेन नंबर, ठीक है। अब इनको भी जान लेते हैं। तो कहा जाता है इवेन नंबर के बारे में कहा जाता है कि जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए, छोटा या बड़ा कोई भी हो। जैसे यहाँ पे हम 5 डिजिट का यानी एक संख्या लिए हैं। अब इसके लास्ट में ये वाला जो प्लेस है, इस प्लेस पे अगर हम 0 रख दें तो सम कहलाएगा, है ना। हम पहले इसको 2-4 बार लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाए। इसी संख्या को हम लिख रहे हैं, देखिए। अब क्या बोले कि लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या फिर यहाँ पे अगर हम ले लेते एक संख्या और ले लेते, यहाँ पे हम एक संख्या और ले लिए, 8 आ जाए। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 0 आ जाए, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए, कोई भी संख्या हो और उसके लास्ट में इन पांचों संख्या में से कोई भी संख्या अगर लगा है तो हम उसे सम संख्या कहेंगे, यानी वो हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 7 है, लास्ट में हम 2 लगा दिए, ये हमारा सम संख्या हो गया। मान लीजिए ये 3 है, लास्ट में 0 लगा दिए, सम संख्या हो जाएगा। ये हमारा 5 है, लास्ट में 8 लगा दिए, ये हमारा सम संख्या हो जाएगा। ये मेरा 17 है और लास्ट में हम क्या करेंगे? 4 लगा देंगे, ये हमारा सम संख्या हो जाएगा। तो अंत के नंबर को देखेंगे, अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर लगा हो तो हम उसे सम संख्या समझेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले यानी संख्याओं को समझने की प्रयास करेंगे। देखिए अगला देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है? तो कहेंगे जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो। याद रखें, जिस संख्या के अंत में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, या फिर 9 आ जाए। अगर किसी भी संख्या के अंत में इस 5 में से कोई भी संख्या आ जाए तो वो आपका विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा कोई नंबर है, इस हम अंत में हम नंबर लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिए अंत में आप 1 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, 7 लगा दीजिए, या 9 लगा दीजिए। अब ये कंप्लीटली आपको जो संख्या मिलेगा वो आपका क्या होगा? विषम संख्या होगा। ये क्या होगा? आपका विषम संख्या होगा। याद रखेंगे, ये संख्या जो होगा विषम कहलाएगा, यानी 711, 713, 715, 717, 719, ये आपका क्या होगा? ये आपका विषम संख्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सम और विषम को भी हम जान चुके हैं। अब बढ़ेंगे अगले संख्या की ओर। अगला संख्या, अब देखिए दशमलव संख्या। दशमलव संख्या के बारे में बात करें तो देखिए दशमलव संख्या क्या होता है कि डेसिमल नंबर, ये होता है आपका डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर अगर देखा जाए तो डेसिमल नंबर 2 तरह के होते हैं। डेसिमल नंबर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए पहला तो देखिए वो संख्या होगा जो दशमलव के बाद यानी शांत हो जाएगा, रुक जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हम ये लिखे, या फिर आप ये कह सकते हैं इस तरह से, या फिर आप कह सकते हैं इस तरह का नंबर जो होगा ये आपका डेसिमल नंबर है। दूसरा डेसिमल नंबर देखेंगे, इसमें
इसमें ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से आता रहेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपका आता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के यानी डेसिमल नंबर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके दोनों डेसिमल नंबर को हम लोग डिफाइन करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला आता है समाप्त संख्या। समाप्त संख्या का मतलब होता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर यानी करेंगे मतलब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जिसमें हम भाग दें और एक समय ऐसा आएगा कि वो पूर्णतः यानी विभाजित हो जाएगा, यानी वो कट जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समाप्त संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, समाप्त संख्या। यानी वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे किसी नंबर से, किसी यानी जिसे भाग देने पर शेषफल शून्य आए, ठीक है। वैसी संख्या जिसे भाग देने पर शेषफल शून्य आए, वैसी संख्या को हम लोग समाप्त संख्या यानी टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब वो कौन सी नंबर है जिसको हम भाग देंगे और टर्मिनेट कर जाएगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हम देखेंगे, यानी इसी का उदाहरण है कि हम 4 से क्या करते हैं, यहाँ पे 25 में भाग दे देते हैं। 4 से 25 में भाग देंगे। अब 4 से जब 25 में भाग देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 4 छाके 24 और बच जाएगा 1, डेसिमल लगा दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बच जाएगा 2, डेसिमल लगा हुआ 1 0 ले लीजिए, 4 पंचे 20, यानी आप देखेंगे यहाँ पे आपको 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी आप कह सकते हैं कि जब हम 25 में 4 से भाग लगाए तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, 6.25, यानी ये टर्मिनेट कर गया। यानी टर्मिनेट कर गया, ये बार बार नहीं आ रहा है, ये बार बार नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग टर्मिनेट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टर्मिनेट नंबर कहते हैं, समाप्त संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम बोल दिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं किसी नंबर को। मान लीजिए कि वो नंबर मेरा 1 ही है, यानी 8 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 8 से तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, जैसे दशमलव लगाएंगे तो 1 0 आएगा। अब देखिए 8 से लगाएंगे एक बार में, अब बच जाएगा आपको 2, दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे आएगा 0 और 8 दूना हो जाएगा 16, 20 में से 16 को घटा लीजिए, बच जाएगा 4, दशमलव लगा हुआ 1 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40, और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 0 मिल गया। क्या बोले, वैसी संख्या जिसे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। अब जब शेषफल 0 आ गया तो इसी को हम कह सकते हैं कि जब हम 8 यानी 8 से भाग लगाएं, 1 में 8 से भाग लगाएं, मुझे भागफल कितना मिला, 0.125, और ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। इसी को कहेंगे शांत यानी समाप्त संख्या। ये क्या है आपका, समाप्त संख्या है। तो समाप्त संख्या को भी हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गैर समाप्त संख्या, यानी इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब कहा जाता है कि वैसी संख्या जिसे भाग देने पर शेषफल बार बार रिपीट करता हो, यानी वो कटेगा नहीं, शून्य पे समाप्त नहीं हुआ, यानी शेषफल शून्य ना हो, यानी वैसी संख्या जिसे भाग देने पर शेषफल शून्य ना हो। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल ही से हम समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और समझने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं और 1 में 3 से भाग लगाते हैं। 1 में क्या करते हैं, 3 से भाग लगाते हैं। अब जब हम 1 में 3 से भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दशमलव के बाद क्या आ गया, 0, कहेंगे 3 3 9, बच जाएगा 1, दशमलव लगा हुआ है, फिर कहेंगे 3 3 9, फिर बच जाएगा 1। अब देखिए क्या शेषफल आपका 0 आ रहा है, तो आप कहेंगे शेषफल 0 नहीं आ रहा। इस
है ना। इस तरीके से मुझे पता चल गया कि जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं और शेषफल हमारा 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, तो ये संख्या जो है आपका गैर समाप्त संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैर समाप्त संख्या कहलाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 20 है और 20 में क्या कर रहे हैं, 3 से भाग लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 से भाग लगा रहे हैं। या आप क्या करते हैं, हम 6 से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? 6 से भाग लगाते हैं। देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम 6 से भाग लगाएंगे 20 में, तो कहेंगे 20 दिया यानी 6 दिया 18, और 20 में से 18 घटा लीजिए 2 आ जाएगा, दशमलव लगा दीजिए। फिर कहेंगे यहाँ पे 6 दिया 18, क्या कहेंगे 6 दिया 18, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ही बच गया। यानी इस तरह से देख रहे हैं कि अगर हम फिर से इसमें अगर यहाँ दशमलव फिर से हम भाग लगाते हैं 6 दिया 18, यानी आपको 2 आता ही रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं और शेषफल हमारा 0 नहीं मिलता है, तो वो संख्या हमारा क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ चुके होंगे। चलिए जैसे जैसे बता रहे हैं आप लोग इसे जरूर यानी नोट कर लेंगे। अब हम लोग का जो अगला यानी संख्या है वो है परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे कि वैसी संख्या जैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जैसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी वैसी संख्या जिसे p/q और q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप का है, अगर इस रूप का होता है तो उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे कह दें कि 8/17, 8/17 कर रहे हैं तो 8 क्या है आपका? p है और 17 क्या है? q है। यानी इसे हम p/q के रूप में हम लिखे हुए हैं, ये हमारा परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे केवल हम 8 भी करते तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। क्यों? ये अगर p है तो नीचे पे कुछ नहीं तो 1 होता है और ये आपका q हो जाएगा। और q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है अगर 2 यहाँ पे 0 लिख दें तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। इनके लिए पहले ही शर्त रख दिया कि q यानी q नीचे होता है। देखिए q नीचे होता है, q 0 नहीं होना चाहिए, ये बात पहले बोल दिया है। हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं, यानी 0 की जगह पे हम कोई और संख्या ले सकते हैं। 7/-2 आप ये ले सकते हैं, ये आपका परिमेय संख्या है। हम कह देंगे 6, ये भी परिमेय संख्या है। कहेंगे 0, ये भी परिमेय संख्या है। कहेंगे 7, ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या। तो जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इसको भी समझते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए आज के वीडियो में हम आपको यानी पहले चैप्टर के जितने भी यानी टर्म्स हैं सभी को हम समझा रहे हैं, ताकि जब हम सवालों पे आएंगे तो उस वक्त आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या बोले थे जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए इसको भी जानते हैं एग्जाम्पल की मदद से। देखिए जैसे कहा जाता है कि √2, जैसे कह दे √8, कह दे √5, कह दे √6, ये सब क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर √8 कैसे होगा? तो √8 इस तरह से भी हो सकता है, आपको हम समझा रहे हैं। देखिए जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर आ जाता है, 2√2, ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग समझ चुके हैं कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहेंगे,
जिसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। और आपको नोट में हम थोड़ा सा समझा दें कि अपरिमेय संख्या की पहचान कर सकते हैं। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए तो वो आपका क्या होगा, वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब यहाँ से एक दो यानी टर्म्स बनते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से, इसको आप समझ लीजिए। ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर कह दे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और आपका एक अपरिमेय संख्या है, दोनों अलग अलग, एक जैसा नहीं, एक परिमेय एक अपरिमेय। अब इसके बीच में प्लस लगा दे यानी जोड़ दे, तब हम मेरा जो रिजल्ट होगा ना वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। अर्थात करने का मतलब क्या है, दो को जोड़ देंगे रूट दो से, दो क्या है परिमेय, रूट दो क्या है अपरिमेय, और ये दोनों मिलेगा भी तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। ठीक है, दो यानी संख्या है जिसमें एक परिमेय है एक अपरिमेय संख्या है, दोनों का जो योगफल होता है वो भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए माइनस कर देता, घटा देता, अंतर कर देता, ठीक है, यहाँ पे अगर अंतर आ जाता फिर भी आपका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आता। याद रखेंगे, जोड़ दीजिए या फिर अंतर कर दीजिए, आपका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। इसके अलावा अगर इन दोनों के बीच गुना का रिलेशन होता यानी 2√2 होता, 2 गुना यानी √2 होता, तो गुणनफल भी इसका क्या आएगा, आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। इतना ही नहीं, अगर ये भाग में भी रहता यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर भागफल रहता तो यहाँ पे भागफल भी क्या होता यानी 2√2, ये क्या होता, ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ से पता चला कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कर दे, घटाव कर दे, गुना कर दे या फिर भाग कर दे, वो हमेशा जो रिजल्ट देगा वो अपरिमेय संख्या ही देगा। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे जब एक परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो। दूसरा देखिए, दूसरा नोट में जब आपका एक अपरिमेय और दूसरा संख्या भी अपरिमेय हो जाए, यानी दोनों संख्या क्या आ जाए, अपरिमेय संख्या आ जाए, यानी पहला भी अपरिमेय दूसरा भी अपरिमेय आ जाए। अब देखिए, इसका आप जोड़ कर दीजिए या घटाव कर दीजिए या इसको गुना कर दीजिए या इसको आपस में भाग कर दीजिए। अब इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर आप ध्यान दीजिए, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। याद रखेंगे, जब दोनों एक जैसा होता है यानी दोनों संख्या जब आपका अपरिमेय होगा उसके बीच जोड़ दे दे, घटाव दे दे या गुना दे दे या भाग दे दे, तब इसका रिजल्ट जो है कभी परिमेय आएगा तो कभी अपरिमेय आएगा। इस बात का आप बिल्कुल यानी ख्याल रखेंगे। इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, आपके इम्तिहान में सवाल आते हैं। इसको याद रखेंगे, जब ए यानी पहला भी अपरिमेय हो दूसरा भी अपरिमेय हो और उन दोनों के बीच गुना का रिलेशन दे दे, है ना, जोड़ का रिलेशन दे दे या भाग का रिलेशन दे दे या फिर घटाव का रिलेशन दे दे, जो भी दे दे, उसका जो रिजल्ट होगा कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वास्तविक संख्या पे यानी रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या है, चलिए आइए जानते हैं। रियल नंबर कहा जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप यानी सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम मिला दें तो उसी को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, है ना, कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे अगर हम कह दिए कि 2 क्या है तो 2 वास्तविक संख्या है,
कहेंगे रूट 2 क्या है, ये भी आपका वास्तविक संख्या है। कहेंगे 2 माइनस रूट 2 क्या है, ये भी आपका वास्तविक संख्या है। तो यानी शुरू से लेकर अब तक जितनी भी संख्या पढ़े हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, इसमें पूर्णांक संख्या छूट गया। पूर्णांक संख्या आपको हम नहीं बता सके, है ना। अभी हम पूर्णांक संख्या भी बताते हैं। तो पूर्ण प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, आपका अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, सम हो, विषम हो, या फिर आप परिमेय और परिमेय जो भी संख्या, जितनी भी संख्या आ रही है सभी संख्या जो है आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। एक इसमें रह गया था, यानी इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, अभाज्य संख्या, जो कि हम आपको नहीं बता पाए। अभाज्य संख्या चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। अभाज्य संख्या कहीं पे बताते हैं, अभाज्य संख्या तो बता दिए, सॉरी, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में जान, जैसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या को जान लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या को हम लोग जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। पूर्णांक संख्या को जान के फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या छूट गया था, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, आ जाते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या पे। पूर्णांक संख्या क्या है, यानी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों संख्या शामिल हो। जैसे मान लीजिए ये आपका 0 है, 0 के राइट साइड जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है, यानी ये यहाँ पॉजिटिव इंटीजर आएगा इन्फिनाइट तक, और इसके लेफ्ट साइड जो है नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, आएगा नेगेटिव आएगा, याद रखेंगे, यानी इधर आपका नेगेटिव नंबर आएगा। तो यानी इंटीजर नंबर क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्या शामिल हो, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम प्राकृत संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या के बारे में बात करें, या पूर्णांक संख्या के बारे में बात करें, या हम अभाज्य अभाज्य संख्या के बारे में बात करें, सम विषम संख्या के बारे में बात करें, परिमेय और परिमेय संख्या के बारे में बात करें, ये सभी के सभी जितनी भी संख्याएं सभी आपके वास्तविक संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। तो अब तक हम ये सारी बातें जान चुके हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के बाद हम लोग का जो है आता है एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम को अगर हम लोग जानने की प्रयास करें, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, तो कहा जाता है एल्गोरिथम क्या है, तो कहेंगे सुपरिभाषित, परिभाषित, सुपरिभाषित चरणों का समूह होता है, जो किसी समस्या को, समस्या का मतलब यानी क्वेश्चन, समस्या को हल करने में प्रयोग किया जाता है, याद रखें। तो एल्गोरिथम क्या होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप किसी भी समस्या को हल करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वही आपका एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है सीरीज, स्टेप, यानी एक स्टेप चले फिर अगला स्टेप लेंगे, फिर अगला स्टेप लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब किसी चीज को सॉल्व करते हैं, वही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ चुके होंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, एल्गोरिथम के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और सारी चीजों को हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। देखिए आगे देखते हैं, आगे अगर देखें हम लोग तो अगला हम लोग का है प्रमेयिका, प्रमेयिका है और ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन पे आएंगे और हर एक सब्जेक्टिव टाइप के सवालों को हम लोग हल करने वाले हैं। प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका कहता है कि एक सिद्ध किया हुआ
एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है? कथन होता है ना, जिसके मदद से अन्य समस्या को, है ना, अन्य समस्या को सिद्ध किया जाता है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर प्रमेयिका के बारे में बात करें, यानी इसको इंग्लिश में लेमा कहते हैं। यानी लेमा क्या है? तो लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यानी पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है। इसी कथन की मदद से हम अगले यानी सवालों को, अगले यानी समस्याओं को हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एक गणितज्ञ है जिसका नाम है यूक्लिड एल्गोरिथम। यानी एक यूक्लिड है, उन्होंने एक थ्योरी दिए थे, एक थ्योरम दिया था। क्या दिया था? यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इनके द्वारा यानी दिया गया था। यानी एक कहने का मतलब कथन है, यानी उसी कथन के माध्यम से हम लोग क्या है करेंगे? अगले सवालों को हम लोग हल करेंगे। कहा था यदि इनके बारे में देखते हैं। यदि ए और बी पूर्णांक है ना, कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब Q और R याद रखेंगे। कहा गया था कि यदि, यहाँ पे कहा गया कि यदि A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब Q R एक ऐसा है ना, एक ऐसा पूर्णांक होगा जो A बराबर BQ प्लस R, और जहां R जो होगा B से छोटा होगा, इस रूप का होगा। तो याद रखेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब हम बात करेंगे तो उन्होंने क्या बताए थे कि यदि A और B क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब Q और R एक ऐसा पूर्णांक होगा जहां यानी A बराबर BQ प्लस R, और R जो होगा छोटा होगा किससे? B से। तो यहाँ हम लोग का जितना भी यानी थ्योरी था, यानी टर्म्स थे, वो सारे चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सवाल पे आएंगे और सवालों को एक एक करके हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक जितने यानी टर्म्स आपको बताएं, आप इसे समझ चुके होंगे, और आप इसे नोट जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बेसिक चीज को बेहतर से कर लेते हैं तो फिर आने वाले सवाल आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो इसी उम्मीद से हम आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और अगले यानी वीडियो में हम इनके सवालों को लेकर आएंगे और हम लोग हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।